हेलो बच्चों का भैया कैसन बढ़ा जा। ठीक ठाक बढ़ा जा, चला मस्त रहा जा। आप लोगन का द स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत बा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें और इस पर दिए गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के जो वीडियो हैं बेटा, इन पर ध्यान से पढ़िए। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप उम्मीद करते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो देखें आप, इसके पहले वीडियो तक प्रतिशत त्रुटि से संबंधित प्रश्न कराए गए थे। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, सार्थक अंक। और बोर्ड एग्ज़ाम में तो जो इसका उपयोग या रोल है वो जानते ही आप। बोर्ड एग्ज़ाम के बाहर भी इसका कुछ उपयोग है बेटा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि जब हम कंपटीशन में जाते हैं, नीट में जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, डॉक्टरी का, उसमें बेटा एक क्वेश्चन तो लगभग हमेशा रहता है, एक प्रश्न हमेशा आएगा। और मेंस में भी कैलकुलेशन, जो ITG लोग कहते हैं, मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अब देखो बेटा, सार्थक अंक कहते किसे हैं? किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को मिलाकर सार्थक अंक कहते हैं। अब यथार्थ अंक कौन होते हैं बेटा और संदिग्ध अंक कौन होते हैं? जैसे देखें आप, यहाँ हम लिखते हैं 2.465। अब यहाँ पर अगर हमको 3 सार्थक अंकों में रिजल्ट बताना है तो अब इनको सार्थक अंक बोलेंगे और ये संदिग्ध हो जाएगा। मतलब एक तरह से जिसको हटाना होता है उसको हम संदिग्ध अंक बोलते हैं। तो अब सार्थक अंक, ये अंतिम अंक संदिग्ध है और यथार्थ अंक ये हैं। इनको मिलाकर जो भी अंक बनेगा उसको हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। तो इसी तरह बहुत से क्वेश्चन आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपको लिखा गया है 1.25, इसमें 5 जो है संदिग्ध अंक है। तो अब अगर सार्थक अंकों की संख्या गिनी जाए तो यहाँ 3 होगी। ये 2 यथार्थ अंक हो गए, एक संदिग्ध हो गया। तो हमेशा यथार्थ अंक और संदिग्ध अंक को मिलाकर जो चीज़ें या जो संख्या हमको प्राप्त होती है उसी अंक को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं बेटा। कहीं कहीं इसको सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। तो ये आर्डर आपका है सार्थक अंक। किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को मिलाकर सार्थक अंक कहते हैं। तो बेटा इसमें अगर यहीं तक दिया गया है तो अंतिम वाला संदिग्ध अंक है और यथार्थ अंक है। इस पूरे को मिलाकर हम लोग सार्थक अंक बोलेंगे। अब देखिए, सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम है। लिखा है सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के नियम। पहला नियम क्या होता है बेटा कि सभी अशून्य अंक, जैसे पहला लिखेंगे आप, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, जिसको हम लोग डेसिमल, दशमलव बोलते हैं। आप लिख सकते हैं चाहे दशमलव उपस्थित हो या न हो। देखो बेटा, जैसे आपको उदाहरण देख लें। अगर कहते हैं ये 6895, अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बेटा? 4 है। अब अगर हम कहीं दशमलव लगा दें,
जैसे आपने कहा, और हम लिख दें 68.95, तो इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? 4 होंगे। अगर आप इसको लिख दें 9.5, इसमें भी सार्थक अंक कितने होंगे? 4 होंगे। तो चाहे दशमलव हो या ना हो, सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी अशून्य संख्याएं जो होती हैं सार्थक होती हैं। जितने अशून्य अंक हैं सब सार्थक होंगे। तो पहला नियम तो इनका यही है। क्लियर हुआ बेटा? कोई दिक्कत? देखिए, आप धीरे धीरे समझते रहेंगे तब कोई समस्या नहीं आएगी। ये आर्डर है। अब दूसरा होता है, क्लियर हुआ ना? आप इसको नोट करते चल सकते हैं। अगर हम दूसरा लिखें बेटा, यहाँ दूसरा देख लें। दूसरे में क्या होता है? सभी शून्य, या ऐसे लिख सकते हैं 2 अशून्य अंकों के बीच या मध्य सभी शून्य सार्थक होते हैं। ये दूसरा बेटा, ये कह रहे हैं कि अगर कोई दो संख्या अशून्य संख्या है और उसके बीच में जितने अंक लेंगे, जितने जीरो लेंगे, सभी सार्थक होंगे। जैसे आपको देखें, लिखा जाए, आप कहते हैं कि 703004। अब देखें, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? देखें, 4 2 6। अब इसमें भी बेटा हमने लिखा नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हैं चाहे दशमलव उपस्थित हो या ना हो, चाहे दशमलव उपस्थित हो या न हो, ये भी कंडीशन है। अब जैसे इसमें देखें, सार्थक अंक 6 हैं। अगर हम यहाँ लिख दें बेटा 70.3004, इसमें भी सार्थक अंक 6 होंगे। दशमलव कहीं भी लगा दीजिए, सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये तो 2 नियम हो गए बेटा, कि अगर सभी अशून्य अंक, जितने भी अशून्य अंक हैं, सब सार्थक होते हैं, चाहे उसमें दशमलव किसी बिंदु पर लगा हो या किसी जगह लगा हो या न लगा हो। दूसरा होता है बेटा, 2 अशून्य अंक अगर हैं, उनके बीच में जितने शून्य आएंगे वो सभी सार्थक होंगे। इसमें भी अगर दशमलव कहीं लगा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया? अब देखें, अगर हम इसको बेटा देखो, आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखें, तीसरा जो नियम है, एक एक करके आप नोट करते रहें बेटा, उसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी आपको। देखें, तीसरे में हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जो तीसरा है, इसमें ये बोला जाता है कि सभी आप कहते हैं कि जो दशमलव बिंदु आपने लिया है, ये दशमलव बिंदु हम लोग बोलते हैं इसको। तो तीसरा आर्डर ये होता है कि अशून्य अंक के बाद अशून्य अंकों के बाद के सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। जैसे देखो बेटा, अगर हम लिख दें यहाँ पर 3000, तो देखिए ये अशून्य है और इसके बाद सब शून्य है।
तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 होगी। लेकिन अगर आपने लिख दिया 20400, अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी बेटा? देखो ये दोनों जीरो जो हैं सार्थक नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। अगर आप लिखते हैं 405600, अब देखिए ये जो दोनों जीरो हैं अशून्य अंक के बाद जो शून्य हैं ये सार्थक नहीं होंगे, लेकिन ये बीच में है, इसलिए यहाँ सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी? 4 होगी। तो ये कह रहे हैं कि अशून्य अंकों के बाद सभी शून्य सार्थक, जितने भी शून्य आएंगे या उसके बाद के शून्य जो होते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। ये हमारा अगला नियम है। इसके बाद हम जाते हैं बेटा चौथा, देख लें। इसमें 5-6 नियम हैं, आप इसको सीरियसली एक एक करके देखते रहिए और नोट करते रहिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो चौथा नियम है बेटा, इसका चौथे नियम की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहते हैं दशमलव की बात, जहां भी ये इसी पहले इसको देख लीजिए, यदि अशून्य अंकों के बाद यदि किसी माप में अशून्य अंकों के बाद के सभी शून्य सार्थक होते हैं। अब देखो बेटा, जैसे आपको ये दिया जाए कि ये 100 है, अगर ये संख्या है तो इसमें जो है अशून्य अंक सार्थक नहीं होंगे, शून्य अंक सार्थक नहीं होंगे। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 1 होगी। लेकिन अगर इसके साथ कोई मात्रक लिया, जैसे आपने दिया 100 किलोग्राम, इसका मतलब इसका माप किया गया है, तो जब 100 किलोग्राम होगा तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर आपने कहा कि अगर ये अंक दिए गए हैं केवल, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 1 होती है। लेकिन जब कोई माप करते हैं आप, जैसे यहाँ मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, कोई भी यूनिट लिखा गया, कोई मात्रक लिखा गया है, तब सार्थक अंकों की संख्या में ये शून्य लिए जाएंगे, ये सभी सार्थक होंगे। जैसे आप दूसरा देख लें, अगर आपको लिखा गया है 500, या ऐसे लिख लीजिए 5260 मीटर, अगर ये मीटर लिखा गया बेटा, अब देखें ये जीरो अगर अंक होता तो ये सार्थक नहीं होता, लेकिन जब यहाँ मीटर लिखा गया है तो अब यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो हमेशा आपको यही याद रखना है कि अगर कोई माप की जा रही है तो अशून्य अंकों के बाद आने वाली जो संख्या होती है वो सार्थक संख्या होती है। क्लियर हुआ? अब हम लोग एक से छोटी संख्या पर चलते हैं। देखिए इसका जो 5वां नियम है बेटा, क्लियर हुआ? कहीं डाउट हो तो बता दीजिए आप लोग। इसको आप एक बार जो हमने बताया सीरियसली नोट करते रहिए, और जहाँ दिक्कत होती है उसमें आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें, देखें किस तरह की कंडीशन होती है। हो गया? अब होता है बेटा 5वां जो है, हम लोग कहते हैं कि 10 की घात सार्थक नहीं होता। जैसे हम लिखें 10 की घात, 10 पढ़ते हैं आप, 10 की घातांक संख्या कर सकते हैं या घाती कर लीजिए, 10 की घात सार्थक नहीं होती
है। जैसे अगर लिखा जाए बेटा 5 × 10⁴, तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक केवल 1 है। मतलब 10 की घात जहाँ भी रहेगी वहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या, 10 की घात को हम लोग सार्थक अंक नहीं मानते हैं। तो कहीं भी बहुत से आपके क्वेश्चन आगे मिलेंगे, किसी भी चीज़ को आपको 10 की घात में करना होगा तो वहाँ पर उसको सार्थक नहीं मानेंगे। जैसे आप लिखते हैं 52 या 25 × 10⁻3, अब यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 2 है, ये सार्थक अंक है। तो भैया ये आप याद रखेंगे। दूसरा ऑर्डर है इसका, देखो बेटा आप कह सकते हैं छठवां रूल है, यदि किसी मापन में मात्रक परिवर्तन कह लें, या जो आप MKS CGS पद्धति पढ़ते हैं आप कह सकते हैं कि पद्धति परिवर्तन में या मात्रक परिवर्तन लिख लीजिएगा। मात्रक परिवर्तन में सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखो बेटा, अगर ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलें, मात्रक को बदलें, आपने लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। देखें आप, अभी आपने कहा कि अगर अशून्य संख्या के बाद शून्य है और मात्रक लिखा गया है तो हम लोग इसको सार्थक कहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ इसको लिखने का मतलब है बेटा, ऐसे लिखेंगे हम लोग 1 × 10⁻2 सेंटीमीटर, ये ऑर्डर होगा आपका। अब देख लें, यहाँ भी सार्थक अंक कितना है? 1 है, और यहाँ भी सार्थक अंक 1 है। 10⁻2 सार्थक नहीं होता है। अब ऐसा आप नहीं कहेंगे कि 100 सेंटीमीटर लिखा गया है, मात्रक लिखा गया है, तो इसमें सार्थक अंक आप 3 कर दीजिए। जब पद्धति का परिवर्तन होगा, मात्रक को हम लोग बदलेंगे। जैसे आप यहाँ देख लें, अगर आप लिखते हैं बेटा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम है, अब इसको ग्राम में बदलेंगे तो यही 1000 ग्राम हो गया। अब हमने किया क्या? केवल मात्रक को बदल दिया। तो ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, इसको लिखने का तरीका होता है 1 × 10⁻3 ग्राम। अब देखें, यहाँ भी सार्थक अंक 1 है, देखें ये सार्थक अंक 1 है, यहाँ भी सार्थक अंक 1 है। तो इसलिए जब भौतिक राशि के मापन का परिवर्तन होता है तो सार्थक अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा समझ में? अब अगला जो है, अगले जो नियम है बेटा, 1-2 नियम और इसमें हैं, आप उसको भी देख लीजिए। जब संख्या 1 से छोटी हो, देखिए इसमें अगला है, जैसे 7वां कहते हैं हम लोग, जब संख्या 1 से छोटी हो, जब संख्या 1 से छोटी हो तो अब 1 से छोटी संख्या किसे कहते हैं बेटा? जैसे आपने लिखा 0 पॉइंट कुछ लिखना शुरू कर दिया। जब संख्या 1 से छोटी हो तो अशून्य अंकों से पहले के शून्य, अशून्य अंकों से पहले के शून्य सार्थक नहीं होते हैं।
इसका क्या मतलब बेटा कि जैसे आप मान लें कोई संख्या हम लोग लिखते हैं 0.05 0.054। अब देखें ये अशून्य अंक है, इसके पहले ये शून्य है, तो अब ये शून्य सार्थक नहीं होगा। यही ये कह रहे हैं कि जब संख्या 1 से छोटी हो तो अशून्य अंकों से पहले के शून्य सार्थक नहीं होते। तो अब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। और भी तरीके हैं। अब जैसे आप लिखते हैं 0.0307 ये लिख दिया गया। अब देखिए ये सार्थक नहीं है, लेकिन ये 0 जो है 2 अशून्य संख्या के बीच में है, तो पीछे वाला नियम लग जाएगा। तो अब यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो यही आपको लिखा गया है कि जब संख्या 1 से छोटी हो तो अशून्य अंकों से पहले के शून्य सार्थक नहीं होते हैं। या इसी में हम आगे और भी उसको भी लिख सकते हैं, तथा बाद के शून्य सार्थक होते हैं। अब इसका मतलब क्या बेटा? ये तो आपने कहा पहले के शून्य सार्थक नहीं है। अब कोई संख्या जैसे लिखी जाए 0.003500। अब इसमें देखें ये पहले के शून्य हैं, ये सार्थक नहीं है, ये बाद के शून्य हैं, ये सार्थक हैं। तो अब यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये दोनों एक ही में आप याद रखेंगे कि जब संख्या 1 से छोटी होती है तो अशून्य अंकों से पहले के शून्य सार्थक नहीं होते, तथा उसके बाद के अंक क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो ये आपका इसमें सार्थक कितने हो गए? 4 हो गए। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल हैं, लेकिन अगर संख्या 1 से बड़ी है, जैसे मान इसी को हम लिख दें 1.0030500। अब यहाँ पर ये भी क्या होंगे? यहाँ संख्या देखें 1 दशमलव आपने लिख दिया, तो अगर ये अशून्य संख्या हो गई तो अब यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 2, 3, 5 और 3, 8। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो ये 8 आपके सार्थक अंक हो गए। तो इस तरह से हमारे पास ये सार्थक अंकों की संख्या हो गई बेटा। क्लियर हुआ? तो ये सार्थक अंकों की संख्या निकालने के 7 एक तरह से नियम हैं। 7 मैंने आपको बारी बारी बता दिया भैया। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। अब जैसे आप इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आप एक आध दो यहीं पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर हम लिख दें, अगर कोई संख्या दिया गया बेटा 789.32800। अब इसमें आपसे कहते हैं कितने सार्थक अंक हैं। अब देख लें, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हो गई, ये कितना हो गया? 33628 हो गया। दूसरा देखें आप, अगर हम लिखते हैं बेटा 58.394। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 5। अब आपसे कहते हैं इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, या घटाने के बाद सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, या गुणा करने के बाद सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी। इस तरह से देता है आपको। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ जिनको जोड़ दिया, ये 0 0 हो गया। देखिए ये 8 और 4 12 हो गया बेटा, 9 2 11 1 12 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया। और इसके बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे आप, 9 8 17 हो गया, 8 5 13 1 14 हो गया, और ये 8 हो गया। अब देखें सार्थक अंकों की संख्या जब आपने जोड़ दिया तो कितनी है? 8 है। मतलब अगर हम योग करते हैं या घटाते हैं तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को याद रखें बेटा। अगर ये
संख्या बड़ी है, ये छोटी है, इसमें आपने जोड़ा, ये आ गया, सार्थक अंक 8 है। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे भी बेटा तब भी सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए बल्कि हम यहाँ इसको घटा दे रहे हैं, 0 0 को घटाएंगे, यहाँ कोई है नहीं, 4 में से 8 में से 4 घटाएंगे बेटा 4 आ जाएगा। यहाँ 12 में से 9 घटाएंगे 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 हो जाएगा। फिर 12 में से 3 घटाएंगे 9 होगा। यहाँ 8 होगा, 8 में से 8 घटाएंगे 0 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ 8 में से 5 3 होगा, अभी हमारा आ गया। और दशमलव जो आपको लगना है, आप देख लें कितने डिजिट पर लगाया गया है, 1 2 3 4 ये आर्डर है। अब यहाँ सार्थक अंक कितने हैं, 8 हैं। लेकिन जब हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो सार्थक अंक बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो ये सब क्रिया है बेटा सार्थक अंक की। अब जैसा कि आप पढ़ते हैं पूर्ण संख्या बनाना, या उसको राउंड ऑफ डिजिट हम लोग कहते हैं, आप लोग 9th 10th में ही पढ़ते चले आए बेटा कि राउंड ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं, कि अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन क्या होता है। अब वही हमको पढ़ना है, अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन और उससे संबंधित प्रश्न। तो आप इसको बेटा पहले अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होगा क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब प्रश्न करने जाएंगे तभी पता चलेगा कि आप लोग कितना अच्छी तरह सीख पाए हैं। जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको प्रयोग तो करना पड़ेगा। इन सारे नियम को एक बार पढ़िए, अपने से अंक लिखिए और उसमें देखिए कि ये कौन कौन नियम लागू हो रहे हैं, उसके बाद सार्थक अंक क्या होगा। तो अब पूर्णांकन है अंकों का, और उसी पर सार्थक अंक और अंकों के पूर्णांकन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो वो बेटा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए इसको पहले आप ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपको इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।